बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूं। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए, वो हमारा पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 की तरफ जाने लगे हैं और ये हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स की सूरत में होंगे। अपने टॉपिक पर जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन्होंने मेरे चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन हल्का सा पुश कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन मेरे पास इस वक्त आ गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। मैं इसको रीड कर देता हूँ। अ मैनेजर लीव्स हिज हाउस एट 7 AM। एक मैनेजर है जी, उसका डेटा ये दिया है, वो 7 बजे अपने घर को छोड़ता है ऑफिस के लिए और उसका जो डिस्टेंस है यानी कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसका जो मीन है, यानी कि जो उसकी एवरेज डिस्टेंस है वो 45 है और इसी तरह उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है वो हमारे पास 10 दिया हुआ है। अब हमें पता चल गया कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि म्यू भी हमें गिवन है और साथ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी गिवन है। अब वो कहना ये चाह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट फॉर ऑफिस ऑन रैंडमली सिलेक्टेड बाय इफ द ऑफिस स्टार्ट एट 8 AM। वो कहते हैं कि वो अपने ऑफिस से जो है ना जी लेट हो जाते हैं। अब वो ये कहते हैं कि ऑफिस से लेट हो जाते हैं, लेकिन इस साथ वो बता भी रहे हैं कि जो ऑफिस का टाइम है वो 8 बजे है, 8 o'clock है। तो ऑब्वियसली अगर वो 7 बजे अपने घर को छोड़ते हैं तो 8 बजे तक अगर वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो वो लेट नहीं होंगे, लेकिन अगर वो 8 o'clock के बाद पहुंचते हैं तो वो लेट कंसीडर किए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 AM और 8 AM के दरमियान में 60 मिनट्स का गैप है, 60 मिनट का गैप है। तो ऑब्वियसली वो 60 मिनट बाद 60 मिनट्स के बाद अगर पहुंचेंगे तो वो लेट कंसीडर किए जाएंगे। और हमसे पूछा भी यही जा रहा है दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट ऑफिस। ठीक है जी, ही विल बी लेट फॉर ऑफिस, कि वो अपने ऑफिस से लेट हो जाते हैं। तो बेसिकली सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो वो 60 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी इसमें पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 60। अगर x हमारा नॉर्मली रैंडम वेरिएबल है तो हमें 60 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो अपने ऑफिस से लेट हो जाएंगे। तो आपके पास म्यू भी है, सिग्मा भी है। आपने सबसे पहले अपने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज बनाना है और मैंने आपके सामने ये स्टैंडर्डाइज बनाया है। तो क्या आता है जी, मेरे पास 60 - 45/10, यानी कि 10 जो है मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो 15/10 को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 1.5। ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करने के बाद स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल आ जाता है। अब आपको इसको लोकेट करना है अपनी नॉर्मल कर्व पर। आप ये देखिए कि मीन हमारे पास सेंटर में होगा, 45 है और ऑब्वियसली 60 जो होगा वो 45 से एक्सीड करता हुआ इस साइड पर कहीं होगा, ये पॉइंट होगा 60 का। तो अब हम इसको स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में देखेंगे कि हम कहाँ पुट करेंगे। जो ये 0 सेंटर में आ जाता है ऑब्वियसली, और 1.5 जो होगा वो यहाँ पर कहीं होगा। ये 60 के बिल्कुल नीचे हमारा 1.5 होगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी किस हिस्से की लेनी है, 60 से ग्रेटर की। ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी में शामिल हो रहा है, ये वाली प्रोबेबिलिटी जिसको मैंने शेड किया हुआ है। लेकिन ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है आपको पता है कि टेबल देती नहीं है, हमें टेबल ने देनी है प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर Z तक। तो आपने क्या करना है, वो रूल याद रखिए जो मैंने आपको केसेस समझाए थे कि जो साइड खाली है आपने 0.5 में से उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास 0.5 है और इसी तरह करके 0 से लेकर 1.5 तक की ये जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास 0.4332 है। मैंने 0.5 में से माइनस किया है तो जो मेरे पास ये आंसर आ रहा है यही हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी है जो है 0.0668, यानी कि इतनी प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जो मैनेजर है वो लेट हो जाएंगे अगर वो अपने घर को 7 AM पर छोड़ते हैं। तो बहरहाल ये सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट समझने की थी कि 7 और 8 के दरमियान में 60 मिनट का गैप आता है, 60 मिनट्स होते हैं। अगर वो 60 मिनट्स के बाद अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो वो लेट कंसीडर किए जाएंगे। तो इसको अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर हम इसको सॉल्व करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा जिस तरह आपको इस वक्त हमने सॉल्व करके दिखाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। वो थोड़ा सा और क्वेश्चन है हमारे पास, हैं सारे आज वर्ड प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन आया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
बेसिकली मैं आपको एक अल्टरनेटिव वे से इसको आज सॉल्व करके देता हूँ, लेकिन इसी तरह से इसी का ही एक रेलिवेंट क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको अपने एज़ यूजुअल जो तरीके हैं उसी से सॉल्व करूँगा। लेकिन वो दोनों तरीके जो है ना, आप किसी भी इस क्वेश्चन पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं और उस क्वेश्चन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा आज इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो देखिए जी, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। द डायमीटर ऑफ अ बोर्ड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन। जो डायामीटर है हमारे पास बोल्ट का, जो एक कंपनी बना रही है, आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो उनका डायामीटर है बोल्ट का वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास। जो एक कंपनी बोल्ट बना रही है उसका जो डायामीटर है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उसका मीन आगे दे रहे हैं, यानी कि सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो ये म्यू आपको दे दिया है, और इसी तरह करके साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा भी आपको दे दिया। वो कहते हैं अ बोल्ट इज़ कंसीडर्ड एज डिफेक्टिव, कि जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव शुमार किया जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा इफ़ इट्स डायामीटर, अगर उसका जो डायामीटर है लेस देन इज इक्वल टू 0.20 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0.28। अगर उसका डायामीटर जो है वो 0.20 से कम हो या 0.28 से ज़्यादा हो तो हम उसको बोल्ट को डिफेक्टिव कंसीडर करेंगे। तो वो कहते हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। आप प्रोबेबिलिटी निकालें कि अगर उसका डायामीटर जो है वो डिफेक्टिव हो। तो सादा लफ्ज़ों में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0.20 से लेस की और 0.28 से ग्रेटर की। तो आप देखें कि आपका जो मीन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.25 है और सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन 0.02 है। तो आप अब नॉर्मल कर्व के ऊपर इसको लोकेट कीजिए, देखिए कहाँ आता है। 0.25 जो है वो हमारे पास यहाँ सेंटर पे कहीं होगा, ये पॉइंट होगा, और 0.20 जो पॉइंट होगा वो ये है हमारे पास। अब 0.28 जो है ओबियसली वो हमारे पास ये होगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है? हमसे प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहे हैं 0.20 से लेस की और 0.28 से ग्रेटर की। तो बेसिकली वो हमें दोनों इस क्वेश्चन में वो हमें क्या कह रहे हैं, 0.2 से लेस पे जाओ और 0.28 से ग्रेटर पे जाओ। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। असल में इसको हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि दूसरा जो तरीका है वो मैं रेलिवेंट क्वेश्चन पर आपको कराऊंगा। यहाँ पर मैं आपको इसका अल्टरनेट तरीका बताता हूँ। तो आप सबसे पहले इस पे जाएं, अपने स्टैंडर्डाइज वेरिएबल कन्वर्ट कर लीजिए अपने वेरिएबल को। तो पहला वेरिएबल का जो हमारे पास आंसर आता है यानी कि Z1 वो आता है -2.5। बिल्कुल इसी तरह करके हमारे पास जो दूसरा Z होगा वो हमारे पास क्या आएगा जी, जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाता है 1.5। तो -2.5 यहाँ कहीं होगा इसके नीचे और 1.5 जो होगा वो यहाँ पर होगा। अब मैं अगर प्रोबेबिलिटी लेता हूँ तो मुझे जो टेबल प्रोबेबिलिटी दे रही है वो इस हिस्से की देगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी तो वो इस हिस्से की मिलेगी। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी जो मुझे चाहिए ही नहीं, जो मुझे शेडेड नहीं है हिस्सा, वो मुझे प्रोबेबिलिटी टेबल ने दे देनी है। यानी कि इसको और इसको मैं ऐड करता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी, इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ मुझे मिल जाएंगी। लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं। अब तरीकाकार क्या है कि आप अपनी प्रोबेबिलिटी को, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, 1 में से आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ माइनस कर दीजिए, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी और इसकी भी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सादा लफ्ज़ों में देख लीजिए कि जो हिस्सा हमारे पास शेड नहीं हुआ, जो हिस्सा हमारे पास शेड नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी टेबल दे रही है, जिसको मैंने इस वक्त आपके सामने रेड किया है। ये वाला हिस्सा जो है प्रोबेबिलिटी में हमें मिल रहा है, और ये वो केस है जिसमें हम अपने z की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दें। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ मैंने ऐड करनी है और 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इसे 1 में से मैंने क्या कर देना है जी, माइनस कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास ये शेडेड एरिया की प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब मैंने इस क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व किया है, आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया है कि प्रोबेबिलिटी ली है -2.5 से लेकर 0 तक, -2.5 से लेकर 0 तक, और इसी तरह करके हमारे पास 0 से लेकर 1.5 तक। ये मेरे पास दोनों प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। यानी कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, यानी कि -0.25 से लेकर 0 तक,
जी, -2.5 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 1.5 तक। अब मैंने इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया है और जो आंसर आता है उसे 1 में से, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है मेरे पास 1 होती है, 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सादा लफ्ज़ों में मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ले ली है जो कि मेरे पास आती है ये मेरे पास आ जाती है -0.927। तो अब मैंने क्या किया है कि उसे 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है, उसमें से ये वाला हिस्सा मैंने माइनस कर दिया। तो आप खुद देख लीजिए जो बाकी बचेगा वो शेडेड एरिया ही बचेगा। तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 0.073। और अगर हम इसे परसेंटेज की फॉर्म में लेते हैं तो इसलिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंटेज की फॉर्म में जो आ जाता है वो 7.3% इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन हमें इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का सहारा लेना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में भी हमें वही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में की है। ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है और ज़रा देखिएगा जी हम इसको फिर कैसे सॉल्व करते हैं। देखें, आप लोगों के पास एक y वेरिएबल है जो कि 2x + 20 के इक्वल है, y = 2x + 20। और इसी तरह हमारे पास x जो वेरिएबल है जिसमें ये x यूज़ हो रहा है, x बेसिकली क्या है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, इसका मीन जो है वो 15 है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस है, बल्कि यहाँ पे वेरिएंस दिया होता है तो वेरिएंस हमारे पास क्या है, 4 है जी। x फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जिसका मीन जो है वो 15 है और उसका जो वेरिएंस है वो हमारे पास 4 है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है y <, तो x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। प्रोबेबिलिटी वो पूछते हैं कि जी हमारे को y <, 40 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 47 ग्रेटर देन y हमारे पास है, ये y है, वो कहते हैं y > 52, 47 <, y > 55 और y > 48 और इस तरह y > 54। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड करनी है। आप सबसे पहले देखें कि आपका जो वेरिएबल है वो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन y की फॉर्म में आएगा। पहले असल में हमारे पास x ही था, लेकिन अब हमने उसको y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये चेंज ऑफ ओरिजिन का और चेंज ऑफ स्केल का क्वेश्चन है। आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो 15 दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो 15 है और इसी तरह वेरिएंस ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है। अब y = 2x + 20 होता है, तो आपने असल में करना क्या है कि आपने जो म्यू निकालना है तो आपने चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल को इस्तेमाल करते हुए हमने म्यू निकालना है। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y चाहिए तो मुझे y के एक्सपेक्टेशन पुट करनी है 2x + 20। अब आप ये देखिए जो ये e है बेसिकली वो मैंने एक्सपेक्टेड की शक्ल में x पर भी अप्लाई कर दिया और साथ मैंने 20 पर भी अप्लाई कर दिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 2x + 20 है, तो 2 मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, वो एक्सपेक्टेशन से बाहर चला जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है मैंने उस पर पुट कर दी है और साथ मेरे पास 20 पर भी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। लेकिन 20 इज़ अ कांस्टेंट और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट इज़ कांस्टेंट इटसेल्फ, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सपेक्टेड ऑफ x आ जाएगी। अब एक्सपेक्टेड ऑफ x जो है वो मेरे पास कितना है, 15 है, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन में 15 ही दिया हुआ है। तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो और 20 ऐड करता हूँ तो मेरे पास अब म्यू जो है, यानी कि जिसको हम y के लिहाज से म्यू कहेंगे, वो मेरे पास आ जाता है 50। बिल्कुल इसी तरह मुझे वेरिएंस लेना है, तो वेरिएंस मेरे पास क्या होगा, वेरिएंस × 2x + 20। अब ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, इतना हिस्सा जिसको मैंने हाईलाइट किया 20 को, ये चेंज ऑफ ओरिजिन है और ये 2x क्योंकि x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब ये चेंज ऑफ स्केल है। और आपको पता होता है कि वेरिएंस चेंज ऑफ स्केल से तो अफेक्टेड होता है, लेकिन चेंज ऑफ ओरिजिन का इस तरह से कोई नहीं होता। तो अब जब हम इसको स्क्वायर बनाकर बाहर निकालेंगे 2 को, तो ये 4 बनेगा और वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए वेरिएंस 20 पर भी अप्लाई कर दिया, लेकिन 20 क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो हमारे पास जो वेरिएंस होगा वो 0 होगा। तो आपके पास 4 एज इट इज़ ही आ गया और वेरिएंस ऑफ x जो है वो मेरे पास 4 आ गया। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है, 16 आ जाता है और यही हमारे पास जो है वो वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर होगा। लेकिन मुझे आगे स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, जो कि मेरे पास 4 आ गया। अब कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 पैरामीटर्स आ गए, एक 50 आ गया म्यू और एक स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ गया।
अब मैंने अपने x वेरिएबल को अपने y वेरिएबल में जब तब्दील किया तो मेरे को मीन में फ़र्क आया जो कि 15 से बढ़कर 50 हो गया, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो वही रहा जो कि 4 था। अब मैंने अपने इस क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी लेनी है y से। मकसद मेरा कहने का ये है कि हम अपने x वेरिएबल यूज़ किया करते थे, अब x की जगह पर हमने क्या इस्तेमाल कर लेना है, y को इस्तेमाल कर लेना है। तो मेरे पास स्टैंडर्डाइज वेरिएबल क्या बनेगा, जब मैं जिसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है तो मुझे स्टैंडर्डाइज वेरिएबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, g इज इक्वल टू वाई माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो y मेरे पास क्या है 40 है और म्यू जो है मेरे पास 50 है, और 4 से डिवाइड करूँगा तो -2.5 आ जाएगा। ये -2.5 ये है मेरे पास, और इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अब लेने की आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल ने आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी देनी है जिसको मैंने इस वक्त हाईलाइट कर दिया है, लेकिन ये वाली प्रोबेबिलिटी मुझे टेबल नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, टेबल ने यही दी है तो मैंने इसे क्या कर दिया 0.5 से माइनस किया है, और जो मेरे को आता है आंसर वो आ जाता है 0.6। बस इसमें क्वेश्चन में असल में आपको समझाने का तरीकाकार जो बताने का मकसद था वो यही था कि हमें चेंज ऑफ रीजन से हमने चेंज ऑफ स्केल पर कैसे जाना होता है, मतलब इसके इफेक्ट जो है वो मीन और वेरिएंस पर क्या पड़ते हैं। उससे हमने दो जो है ना म्यू और वेरिएंस जो है वो नए फाइंड कर लिए हैं। बाकी हमारे पास सारा क्वेश्चन में सटा वैसे ही है। मैं डायरेक्ट अब 4 पार्ट पर आ रहा हूँ, बाकी ये पार्ट आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। बहरहाल मैं आपको इस वक्त इनकी जो नॉर्मल कर्व है मैं उस पर आपको ये सारी चीज़ें आपको इस वक्त शो करा देता हूँ। आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी लेने का तरीकाकार वही है जो हमने पहले लिया था, उसमें कोई नया तरीकाकार नहीं है। आप जब इस वक्त इस वाले केस में होंगे तो आपको ये बिटवीन का केस नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव साइड पर है और एक पॉजिटिव साइड पर है। जब ऐसा केस आता है तो आपको पता है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं, और जब ये वाला केस आता है तो आपको पता है कि हम 0.5 में से माइनस करते हैं। मैं अब आपको इस वाले केस पर लेकर आ रहा हूँ जो असल में हमने आज सीखा था। इसमें वो आपसे क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो कहते हैं कि y लेस देन इक्वल टू 48 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 54। आपने इसकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। बुनियादी तौर पर ये आपके पास ये डबल क्वेश्चन बन गया एक तरह से। एक तरफ तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ लेनी है। आपके पास जो दो प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी आपने उनको ऐड कर देना है। मकसद मेरा कहने का ये है कि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है और फिर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी अलहदा से फाइंड कर लेनी है। जो दो प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास आ जाएंगी आप उनको ऐड कर लीजिएगा, यही आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। आपने क्या किया है जी, सबसे पहले अपने वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज बना लिया जो कि हमारे पास -0.5 आता है। बिल्कुल इसी तरह z को आपने दूसरे g2 बनाया क्योंकि 54 रखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो आपने यहाँ पर इस वाले हिस्से में z1 से -0.5 से कम की प्रोबेबिलिटी लेनी है और इसमें आपने ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी लेनी है जो आपको इस वक्त इस तरह से शो हो रही है। ये प्रोबेबिलिटीज़ 0.5 में से माइनस करके आएगी और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपके पास क्या आएगी 0.5 में से माइनस करके आएगी। अब जब दो प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं तो आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली इनकी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की हैं, वो आपके सामने है। y लेस देन इक्वल टू 48 तो मैंने उसको z में कन्वर्ट किया और प्रोबेबिलिटी ली है कहाँ से कहाँ तक कि -∞ से लेकर 0 तक। ये मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है 0.5 और जिसकी जो टेबल मुझे प्रोबेबिलिटी दे रही है वो ये है मेरे पास 0.1915 वो मैंने माइनस कर दी है और जो आंसर फाइनल आता है वो आ जाता है 0.308 जो कि मेरे पास इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी है। ये हिस्सा जो है ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है और उसमें से मैंने 1 की प्रोबेबिलिटी जो कि ये वाली प्रोबेबिलिटी है, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ इस हिस्से की वो मेरे पास जो है वो ये मैंने राइट की हुई है और वो प्रोबेबिलिटी है कितनी, वो आ जाती है 0.3413 वो मैंने माइनस की है। तो जो 0.5 में से माइनस करके मेरा फाइनल आंसर आता है वो है 0.1587 और वो प्रोबेबिलिटी है मेरे पास ये। अब मेरे पास इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई, इस हिस्से की भी आ गई और इस हिस्से की भी आ गई। तो अब मेरा अगला मरहला क्या है कि मैंने इन दोनों को ऐड कर देना है। अगले स्टेप पे जाकर मैं ऐड करूँगा तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो आप देखिएगा जी मेरे प्रोबेबिलिटीज़ जो आती हैं वो यही आती हैं। ये मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया और ये आ जाती है हमारे पास 0.4672। ये मेरे पास इसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। आप इसको अल्टरनेटिव मेथड से जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस मेथड कराया था उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये दोनों मेथड मैंने समझा दिए हैं, आपको जो आसान लगता है आप उससे कर लीजिए। मेरे पास इस वक्त दोनों मेथड थे। आप इसको अल्टरनेटिव मेथड जो मैंने पहले मेथड बताया था कि आपको ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है
आप क्या करें कि इसकी प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड कर लीजिए और जो आंसर आता है उसे 1 में से आप माइनस कर दीजिए। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो आप इस मेथड से कर लें, उस अल्टरनेटिव मेथड से कर लें, जो भी है आपका तरीकाकार वो आप इट्स अप टू यू। आप जिस मेथड से भी चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे लिए दोनों मेथड थे। इस मेथड में मैंने क्या किया, इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज निकाली, इसकी अलग प्रोबेबिलिटी निकाली, इसकी अलग प्रोबेबिलिटी निकाली। जो प्रोबेबिलिटीज आ जाती है मैंने उनको बाद में ऐड कर लिया, मेरे पास इसकी और इसकी दोनों हिस्सों की प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। अगला टॉपिक पे चलते हैं जी। आज का जो टॉपिक है वो है मेरे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होती क्या है, हम इसमें करते क्या हैं। देखिए हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम जो प्रोबेबिलिटी आती है ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आंसर आता है उसको हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। असल में हम यहाँ पर करते क्या हैं, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड नंबर लेना चाहते हैं, हम वो तादाद लेना चाहते हैं जो टोटल नंबर में से आई होती हैं। हम इसमें करना क्या चाह रहे होते हैं, हम इसमें प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, परसेंटेज का नाम है। ठीक हो गया ना। ऐसे प्रोबेबिलिटी को अगर हम यूँ कहें, यानी कई दफ़ा हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में मिलती है। तो असल में हम इसको परसेंटेज को जब उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल नंबर के साथ, टोटल ऑब्जर्वेशन के साथ, तो हम उसकी तादाद मिल जाती है कि कितनी तादाद है, कितने नंबर ऐसे हैं। तो जो हमारे पास ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, बुनियादी तौर पर ये हमें उनकी तादाद बताएगी कि ये कितनी तादाद है। सपोज करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 0.25 और मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका मतलब है 25, यानी कि 100 में से 25 लोग ऐसे हैं जो भी, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी मैंने ली है, तो यानी कि वो उसका हिस्सा निकल आता है, यानी कि उसकी तादाद निकल आती है। तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें नई कोई चीज़ नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रोबेबिलिटी लेनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से ही, जैसे हम एज यूजुअल लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने अब अगले स्टेप में क्या करना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया जाएगा, हमने उसको टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, इसको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, टोटल एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। हमने उसके साथ इसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल इज दैट। बाकी और कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन सारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। सिर्फ और सिर्फ हमने इसको कैपिटल एन के साथ आगे जाके मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं कवर करने जा रहा हूँ, आई होप कि आपको ये समझ आ जाएगा, और इसी तरह करके बात हमारी इस जो है ना कंप्लीट हो जाती है। वो कहते हैं इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट, एक इंटेलिजेंस का टेस्ट है जो कि 1000 चिल्ड्रन का लिया गया है, 1000 बच्चों का जो है ना टेस्ट लिया गया था। द एवरेज IQ वाज, IQ स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट कोशेंट, मिकास ज़हानत का एक टेस्ट लिया गया, जो कि एवरेज जो आता है वो हमारे पास 42 आता है, यानी कि उसकी जो एवरेज है टेस्ट की वो 42 है। सादा लफ्ज़ों में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे पास म्यू जो है वो 42 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसका 24 है। अब वो कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सीडिंग द स्कोर 50। अब उन बच्चों की तादाद बताएं जो कि 50 से ज़्यादा स्कोर करते हैं। या सादा लफ्ज़ों में 1000 में से वो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर जो है 50 से ज़्यादा होता है। 1000 स्टूडेंट में से वो कितने स्टूडेंट हैं जिनका जो स्कोर है वो 50 से ज़्यादा होता है, वो हमने बताना है। तो आप लोगों के पास यहाँ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन भी समझ लीजिए। बेसिकली जो ये मिकास ज़हानत या IQ लेवल होता है वो असल में प्योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और आप ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन जो है वो एजुकेशन में भी जाके देख सकते हैं कि जब हम IQ लेवल का जो यानी कि हमारे पास डेटा होता है वो प्योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इंटेलिजेंट क्वोशंट का जो डेटा है वो प्योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, जहाँ पर ये एवरेज है, यहाँ हमारे पास ये एवरेज आ जाती है, और यहाँ से हमारे पास एक्सीड करते जाएंगे और यहाँ पर जो है वो एवरेज से कम होंगे।
तो बहरहाल ये वो पॉइंट है जो हमारे पास इडियट स्टूडेंट्स के लिए रखा जाता है कि यानी कि वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल डल होते हैं, और यहाँ पर वो स्टूडेंट होते हैं जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहलाते हैं। तो बहरहाल ये स्टूडेंट्स की एवरेज है। बहरहाल इस क्वेश्चन पर वापस आता हूँ तो अब वो कहते हैं कि 50 से एक्सीड के स्टूडेंट निकालें। तो एक्सीड का मैंने वर्ड आपको पहले एक दफ़ा बताया था, एक्सीड का मतलब भी ग्रेटर में ही आता है, तो हमें ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी लेनी है और प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन 50 की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने सबसे पहले वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज बनाना है, जैसे मैंने बनाया 50 माइनस 42/24, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास 24 है, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 0.033 आ जाता है, 0.33 आ जाता है। तो अब x ग्रेटर दैन 50 की प्रोबेबिलिटी लेनी है, तो मुझे क्या करना है, इसको स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.333। आप चाहे यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं ना लगाएं कोई भी मसला नहीं होता, क्योंकि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको पता है कंटिन्यूस में आप इक्वल का साइन ना भी लगाएं तो तब भी प्रोबेबिलिटी हमें उसकी ही लेनी पड़ती है। तो आप 50 से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी लेने का तरीका का तो वही है कि आप टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.5 में से इसकी जो 0.33 जो टेबल ने दी है वो मेरे पास ये आ जाती है 0.1293 आ जाती है, और उसे 0.5 में से मैं माइनस कर देता हूँ, तो जो प्रोबेबिलिटी आती है यानी कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये वो प्रोबेबिलिटी है जो टेबल ने इस हिस्से की दी है। 0.5 में से माइनस कर देता हूँ तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आ जाता है 0.3707, यही मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। यहाँ तक तो हम अपना डेली का काम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करते हैं। अब मुझे एक्सपेक्टेड नंबर निकालने हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 50 या उससे ऊपर है, और वो बच्चे कितने हैं, 1000 में से हैं। तो अब मैंने सिंपली क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में मैंने कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आप खुद देख सकते हैं मेरे पास जो नंबर आता है वो 370.71 आता है। इसको मैं राउंड करके अगर लिखूं तो 371, 371, यानी कि 1000 में से 1000 में से 371 बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 50 से ज़्यादा होगा। तो एक्सपेक्टेड नंबर लेने का मकसद या नंबर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका फ़लसफ़ा या उसकी थ्योरी यही है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी तो अपने यूजुअल तरीके से ही लेंगे, लेकिन हम ये देख लेंगे कि उस टोटल नंबर में से उनकी तादाद जब चाहिए हो तो फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा ले लेते हैं। तो हम बेसिकली क्वेश्चन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही करेंगे, लेकिन उसके बाद हम टोटल नंबर जो हमें उस क्वेश्चन में गिवन होगा उसके साथ हम उस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो मैंने इस वक्त आपके सामने सॉल्व की। मैं इस तरह के कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन, आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ बुक से सॉर्ट आउट करता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ मेथड सिखाता हूँ कि आपको ये तरीके आ जाएँ कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की जाती है। आप लोग कहीं परेशान ना रहें, ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो मैं खुद सॉल्व करता हूँ और आपके लिए ले आता हूँ। अब इसी तरह के जो कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रहा हूँ। आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने उस सारे के सारे क्वेश्चन मुख्तलिफ बुक से सॉर्ट आउट किए होते हैं और आपके लिए ले आता हूँ। तो अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल जाकर देखेंगे, वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम अपलोड करेंगे। आपको बताऊंगा कि इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल होती क्या है, कैसे वो कैलकुलेट होती है। असल में स्टूडेंट को वहीं बस प्रॉब्लम आती है कि इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल देखना जो है ना वो उनके लिए टफ होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारे पास उसकी ही आने वाली है। आज के लिए बस मेरे पास आपके लिए इतना ही कुछ था। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।